नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में CSR गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निजी क्षेत्रों से अपील करते हुए कहा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी CSR फंडिंग को बढ़ाए। सीएम ने जोर दिया कि CSR के माध्यम से विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और राज्य के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाया जा सकता है। इस संवाद में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया और राज्य में CSR प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। इस संवाद का हिस्सा बनना और राज्य के विकास में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना, सच में आप सबका मैं हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि अनेक लोग अपने कार्यक्रम बना के आए होंगे। और सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं कुछ स्मरण कर रहा था थोड़ा बहुत। जब मैं ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, भागवत है, शिव महापुराण है, तो थोड़ा थोड़ा जब मेरा समय होता है, जितना मैं करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका महत्व तीर्थ स्थानों पर और बढ़ जाता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। माने कि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा देश ही देवभूमि है, लेकिन देवभूमि जो सबसे देवों के नज़दीक, तो उत्तराखंड को ही देवभूमि कहते हैं उसे। तो यहाँ पुण्य करने से, परोपकार करने से, सहायता करने से जो फल मिलेगा वो कई गुना हो जाएगा। और मैं जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में अनेक स्थानों पर गया देश और दुनिया के, तो मैंने वहाँ लोगों से आग्रह किया कि देवभूमि में जन्म लेने का अधिकार तो भगवान देता है, किसका जन्म कहाँ होगा ये किसी के अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन कर्म करने का अगर हमारे पास अधिकार भगवान नहीं दिया है, अगर यहाँ भी कर्म कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा है कि बहन जी ऋषिकेश में आप रहकर, जन्म यहाँ हुआ, कर्म कहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कर्म यहाँ पर हो रहा है, उनका सहयोग कर रही हैं, तो कितनी शानदार बात है। तो कर्म करने का अधिकार अगर भगवान ने दिया है तो सच में वो कई गुना फल आपको देना चाहता है। बहुत सारा पुण्याई आपके बैंक अकाउंट में जमा करना चाहता है। ये वाला बैंक अकाउंट नहीं जिसमें आप पैसे रखते हैं, एक बैंक अकाउंट वहां बनता है। वो बैंक अकाउंट ऐसा होता है कि जब हम यही पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका नाम मनमोहन जी आप ले नहीं पाए, सच में मैं सबकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। सब लोग एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, कोई विद्यार्थियों को लेकर रहा है, कोई ज़रूरतमंद लोगों को लेकर रहा है, कोई हमारे जो बहुत असहाय लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, कोई बिजली के क्षेत्र में कर रहा है, कोई अच्छा पानी पिला रहा है। तमाम प्रकार से उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। अनेक क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं और तो ईश्वर की बड़ी कृपा है आप सब पर। मैं कह रहा था कि जो अकाउंट होता है वहाँ बनता है। जब हम ऐसे काम करते रहते हैं, आप, क्योंकि आप लोग अच्छे ही काम करते हैं, आपका जो पिछला भी समय होगा, इस जन्म से पहले का समय भी, वो भी अच्छा होगा, तभी तो आपको इतनी अच्छी उद्योग समूह चलाने का अवसर मिला है। ऐसा कितने लोगों को मिलता है? कितने हजार उद्योग हैं हमारे यहाँ? MSME नहीं, बड़े वाले MSME तो 97 है, 1000। तो आप सोच लीजिए कि लगभग हमारे यहाँ की संख्या भी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है हमारी यहाँ पर संख्या है। उसमें से 1% लोगों को ही जो है 1% उसमें से आप हैं। और देश की बात करेंगे तो ये आंकड़ा
और बहुत नीचे आ जाएगा, 1 से भी नीचे आ जाएगा बहुत। तो भगवान की बड़ी कृपा आप पर है। तो वो अकाउंट आपका बहुत अच्छा था पहला वाला, और यहाँ जो बैठे इनका भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा होगा, तभी मैं जो है आपके सामने हूं। तो इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, और अच्छा ऐसे ही बनेगा, आप लोग जितना कम से कम हमारे यहाँ देवभूमि में आपका उद्योग चल रहा है, आपका प्रतिष्ठान चल रहा है, आपका संस्थान काम कर रहा है, तो कम से कम एक मेरा निवेदन ये है कि यहाँ का जो CSR है वो अगर यहीं खर्च हो जाए तो कोई दूसरा बुरा भी नहीं मानेगा। अगर आपके कोई बाध्यता भी हो, उनको आप कहेंगे कि हमको तो उत्तराखंड में ही काम करना है, तो देवभूमि के लिए कोई मना नहीं करेगा। आप सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और मैं देखता हूँ कुछ तो संस्थानों के हमारे शीर्ष के लोग आए हैं। अच्छा होगा कि आपके जो जिन्होंने यहाँ इस संस्थान को स्थापित किया है, जिन्होंने इस संस्थान की यहाँ नींव रखी है राज्य के अंदर, अगर उनके भी कभी दर्शन हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा हमारे को। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे कि उनके भी कभी दर्शन होते हैं हमको, कम से कम जान पहचानी हो जाएगी उनसे हमारी, कि मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। हम तो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सभी जितने भी इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग आते हैं जाते हैं। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जिसका भी संस्थान दुनिया में भी चलता होगा, लेकिन हमारे राज्य में अगर है तो हमारे वो परिवार के हैं, तो अपने परिवार के लोगों से तो मिलना ही चाहिए ना कभी कभी। बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लखपत बुटोला ने कहा कि इस चोरी में सरकार की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और अब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विधायक ने मांग की है कि अगर सरकार सच में इस मामले में दोषियों को सजा दिलाना चाहती है तो जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, जिसके बाद एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की सच्चाई सामने आ सकती है और पीड़ितों को न्याय दिला सकती है। मामला नहीं, मैंने आपसे कहा है कि ये सनातन संस्कृति के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी निष्ठा पे चोट है। हम बैकुंठ धाम लोग मोक्ष के लिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे लोग पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं, और जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई हैं वो बहुत चिंताजनक है, निंदनीय है, और सरकार पूरी संलिप्त है इसमें। पूरी सरकार के लोग संलिप्त हैं। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि यदि सरकार इससे वास्तव में न्याय चाहती तो या तो हाईकोर्ट के 3 सिटिंग जजों के रेग रेग में जांच कराए, या तो विधानसभा के जितने पक्ष विपक्ष विधायक हैं 2-3 विधायक कमेटी बना करके उसकी जांच की जाए। वरना सरकार SIT जांच से तो कर्मचारी जो हैं वो सरकार के अधीन काम करते हैं, और उन पे प्रेशर होता है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह की जांच लिखवा दे। तो इस पे हमको भरोसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ यदि इस तरह इसमें न्याय नहीं होता तो हम सड़कों पर उतरेंगे और नारायण भी इसमें न्याय करेंगे। बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावत हेराफेरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए SIT में विपक्षी विधायक को शामिल करने की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर पूरे मामले में कड़ाई से पूछताछ की जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और ये पता चल जाएगा कि इस पूरे प्रकरण में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। गोदियाल ने कहा कि सरकार को ऐसी SIT का गठन करना चाहिए जिसमें विपक्ष के विधायक को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला या विपक्ष की ओर से नामित किसी विधायक को जांच समिति का हिस्सा बनाया जाए ताकि जांच पर सभी पक्षों का विश्वास कायम हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक जांच में विपक्ष की भागीदारी नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे और श्रद्धालुओं के मन में भी संदेह बना रहेगा। इसमें अगर कड़ाई से पूछताछ होगी तो बहुत से लोग इसमें पता चलेगा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। इसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं।
हमने ये कहा है कि सरकार पारदर्शी जांच करने के लिए विपक्ष के विधायकों के साथ एक एसआईटी बनाए, जिसमें विधायक के जो नेता हैं कोई भी, या सीएलपी को नामित करें या बद्रीनाथ के विधायक हैं उनको नामित करें, और तब जाके ये जांच सामने आ सकती है कि वाकई में था क्या। उत्तराखंड में मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका के बीच सरकार तैयारियों का दावा कर रही है। इसी को लेकर गंगोलीहाट से बीजेपी विधायक फकीराम टम्टा ने कहा कि बरसात के मौसम में कई स्थानों पर सड़कें बंद होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पहले से अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क बंद होने की सूचना मिलती है वहां जेसीबी और अन्य मशीनें पहले से तैनात है ताकि रास्तों को जल्द से जल्द खोला जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सड़क को लंबे समय तक बंद न रहने दिया जाए। फकीराम टम्टा ने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और सभी अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं। बारिश तो स्वाभाविक रूप से इस समय ज्यादा है ही है। रास्ते बंद होते हैं, लेकिन संबंधित विभागों को निर्देश कर रखा है हमने कि भाई कोई सड़क अधिक समय तक बंद न रहे, उसको तत्काल प्रभाव से खोला जाए। तो जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, आरएस है, हमारा पीएमजेएसवाई है, उन लोगों ने जेसीबी हायर कर रखी है। पर रोड में जेसीबी खड़ी है उनकी, जहाँ कोई रोड बंद होने की ऐसी नौबत आती है तो तत्काल वो खोल लेते हैं। और बाकी अभी आपदा का सीजन तो है ही, हमारे क्षेत्र में आपदा भी ज्यादा है पिथौरागढ़ जिले में, तो उस पर हमारे अधिकारियों को हमने आदेश कर रखा भी इस पर नजर रखो, और कहीं पे भी आपदा आती है तत्काल वहाँ पर राहत मिलनी चाहिए। और हमारे अधिकारी भी चौकन्ने हैं, इसी बात में ही कम करना। डोईवाला विकासखंड की सभी 38 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान चुनाव को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान वार्ड सदस्य में खासा उत्साह देखने को मिला। उप प्रधान पद के दावेदारों ने नामांकन पत्र लेने के बाद कहा कि चुने जाने पर गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे और जनता की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। बता दें कि मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम कुंवर सिंह साय है, वार्ड नंबर 2 से हूँ और मैं वार्ड नंबर 2 से छिद्दरवाला ग्राम सभा से, और मैंने उप प्रधान के लिए पर्चा लिया सर, गांव के विकास के लिए, और सबको साथ लेके चलेंगे। समस्याएं तो सर बहुत है, मगर एक प्रधान जी के साथ मिलकर सारा काम करेंगे। क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, जैसे आजकल बरसात चल रही है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ चौक है, और जैसे अभी बीते दिन लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ओवरलोड हो रहा था। तो बहुत सारी समस्या है गाँव में, आवारा पशुएं चल रहे हैं, सबके बारे में विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। बाकी जो भी हो सकता है ब्लॉक प्रमुख द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा सहायता ली जाएगी, और हाँ सबको साथ लेके चलेंगे आम नागरिक को। हाँ, कुल भाई साहब डोईवाला विकास खंड में 38 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें अभी तक 35 उप प्रधान हेतु फार्म बिके हैं, और 14 तारीख तक निरंतर हम इनको यहीं देते रहेंगे, फार्म में बिक्री होती रहेगी। और 15 तारीख को निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी 9:30 बजे तक फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे, और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया और उसी दिन मतगणना होगी। लोहागढ़ टाउन क्षेत्र में ऊर्जा निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। शुक्रवार को प्रेमनगर पाटन क्षेत्र के ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य शोभन सिंह के नेतृत्व में ऊर्जा निगम के एसडीओ मयंक भट्ट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली के बिल भारी आने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहले लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान बताए जाएं। क्षेत्र पंचायत सदस्य शोभन सिंह ने चेतावनी दी कि अगर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। एसडीओ मयंक भट्ट ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनसे उपभोक्ताओं को मासिक सटीक बिल मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोहागढ़ टाउन क्षेत्र में 45% स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों का विरोध जारी है। मेरा इतना बिल आया, वो कहते पहले इसको जमा करो।
आज तक जो भी सिटियों में लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। लोगों से कहने से भी देखो, लोगों के पास बिल भी आ रहे हैं तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम है। ग्रामीण एरिया में क्या है, इतने सोशल मीडिया में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बहुत कम चलाते हैं इस चीज़ को, और उसे स्मार्ट मीटर को ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत आएगी आगे। इसलिए हम स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रहे हैं। विभाग से यही अपील है कि हमारी ये समस्याएं जो सुने और स्मार्ट मीटर को ना लगाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी तो बेहतर, यदि परेशानी होगी तो हम पुनः जो है सारे लोग इकट्ठे होकर के फिर विभाग के उसमें जाएंगे। तो अपील करने यही आए हैं कि मतलब इसमें कोई कमियां जो आपने बताई हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाजपुर को नेशनल हाईवे 74 से जोड़ने वाली मलेरिया रोड की बदहाल तस्वीरें विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ये सड़क क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि राहगीरों और वाहन चालकों का सफर जोखिम भरा बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जगह जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी सड़क और बरसात के दौरान जलभराव से रोजाना हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो बोलती है वो सही बोलती है, मतलब इस रास्ते पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है सरकार ने। थोड़े थोड़े से आते हैं, काम करने आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पाटते हैं, चले जाते हैं ना, बस मामूली सा फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। काम में काम किया है हमने दिखाने के लिए, फोटो वगैरह खींचते हैं और चले जाते हैं। नपाई भी होती है सड़क की कई बार, पर काम नहीं हुआ। ये गड्ढे देख रहे होगे आप, मोटरसाइकिल वाले कई बार गिर चुके हैं इनमें, लेडीजों के चोटें लग जाती हैं। वो तो हमने उधर से रोड डाल रखी है, उधर से निकलते हैं ज्यादातर लोग, नहीं तो ये रास्ता तो बंद हो जाए पता नहीं कब का। यह समस्या नहीं है, कई बंदे इसमें गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बंदे गिर चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, और जो है गाड़ी भी फंस जाती हैं। और यहाँ अक्सर हर मतलब साल के 12 महीने यही हाल है। यहाँ काम नहीं होता बिल्कुल भी, और काम होता तो बहुत हल्के हिसाब से काम होता है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पानी में। ये किस तरह की हर साल यहाँ पानी भर जाता है। क्या पानी भरने के बावजूद इसमें हमने जब से अपनी कॉलोनी चालू करी है, ये लाल बादशाह ने, जब से 10 डंपर इसमें हमने खोचड़ डलवा दिया, मगर फिर भी ऐसी कैसी हो जाती है पानी, लोग परेशान है बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी खबर नरेंद्रनगर से है, जहां नरेंद्रनगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत देव सुमन उप जिला अस्पताल और पालिका मैदान में 2 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहां सुमन अस्पताल में 1 दिवसीय निःशुल्क सेवा सप्ताह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए दूर दराज के लोगों ने शिविर में आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टरों की टीम ने समाचार लिखे जाने तक 200 से ज़्यादा मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर सुनीता ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वहां शिविर में आए हुए लोगों को विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभागीय जानकारी दी। आज हमारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित अभिनव पहल से संबंधित कार्यक्रम ये किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सुधार हुए हैं जनमानस के लिए, उसके बारे में हम आज ये कैंप लगाया गया है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारी स्वास्थ्य विभाग की, उसके बारे में बताया गया है। और खबर चंपावत से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी शुक्रवार को लोहागढ़ उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अध्यक्ष अधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हो चुका है, लेकिन उपकरणों की कमी के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही जिलाधिकारी और सीएमओ से बात कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जिला पंचायत अपने फंड से उपकरण उपलब्ध कराएगी, ताकि दूर दराज के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने चिकित्सकों की कमी सहित अन्य समस्याओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया।
खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आगमन पर सैकड़ों शिक्षक आज तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिक्षकों ने 2 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा थोपने का विरोध किया और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने सालों तक सेवाएं दी है, लेकिन नई पेंशन योजना के तहत उन्हें बेहद कम पेंशन मिल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने में महिला उपाध्यक्ष श्वेता डाबर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। जब भी कोई नौकरी के लिए आपकी अर्हताएं निकलती हैं कि आपकी मूलभूत जो है एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाई करो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं वो अपने मूलभूत अर्हताओं को पूरा करने के बाद, एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद नौकरी मिली है। अब बाद में अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती ना, जो पूर्व में आपकी नियुक्त हैं। नवनियुक्तों पर आप जो भी लगाएंगे वो उसको क्वालिफाई करेंगे। हमारे यहाँ 14 के बाद में जब से शुरू हुआ टीईटी, सब क्वालिफाई है, टीईटी क्वालिफाई। उसके बाद आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, सब टीईटी क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं। मैं खुद भी टीईटी क्वालिफाइड टीचर हूँ। लेकिन जो उससे पूर्व में जब टीईटी था ही नहीं, उन लोगों से ये कहना कि आप टीईटी क्वालिफाई करो, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी जो चीजें होती हैं वो पहले से लिखती होती हैं। जब विज्ञप्ति निकलती है उसमें लिखा होता है कि आपको ये आपकी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आपको ये क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। लगातार बारिश और घने कोहरे ने सरोवर नगरी नैनीताल को अंधकार में डुबो दिया। दरअसल 8 जुलाई से जारी बारिश के कारण चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। माल रोड समेत पर्यटक स्थल सुनसान पड़े हैं। जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया था। इसके अलावा जिले में 2 राज्य मार्ग, 2 जिला मार्ग और कई मार्ग सड़कें बंद हैं। कोहरे के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर चल रहे हैं। झील का जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने की खबरें आ रही है। लगातार बारिश और ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश ने सभी नदी नाले को उफान पे ला दिया। ताजी तस्वीर ऋषिकेश हरिद्वार चिला रोड पर बनी नदी की है, जहां उफनती नदी के बीच एक स्कूटी सवार फंस गया। उसका स्कूटी में रखा सामान भी बह गया। गनीमत ये रही कि पास ही खड़े कुछ अन्य लोगों ने तुरंत ही स्कूटी सवार की मदद के लिए पानी में उतरे और उसको बहने से बचाया। बता दें कि अक्सर ये बीन नदी बारिश में उफान पर आ जाती है। ऐसे में इस नदी को पार करना वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।